नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, उस भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा रहा है बबलू, ऐसे सवाल लगातार पूरे उत्तराखंड में उठ रहे हैं। तो साथियों, ये एक ऐसी अफवाह है जो सभी लोग फैला रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको ना तो कोई जानकारी है, बस हवा में ये इस बात को फैला रहे हैं कि बबलू स्टे ले रहा है। साथियों, इस भर्ती में स्टे लेना बहुत ही मुश्किल काम है। स्टे इस तरीके से नहीं मिलता है। और मैं स्टे क्यों लूँगा, सबसे बड़ी बात कि इस भर्ती में मैं स्टे क्यों लूँगा। इतनी झक मारी है हमने इस भर्ती को करवाने के लिए, इसलिए नहीं झक मारी कि आज हम स्टे लें। कई लोग मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बबलू स्टे लगा रहा है, बबलू भर्ती रोक देगा, बबलू ऐसा कर देगा, बबलू ऐसा कर देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 103 पद जो होल्ड किए हैं, उन पदों की लड़ाई में ज़रूर लड़ रहा हूँ। वो 103 पद अगर भरे जाते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता जो सेलेक्टेड पर्सन है, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और किसी का अगर सिलेक्शन होता है तो आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। भर्ती 2 दिन बाद हो जाएगी, आपको 2 दिन बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हालांकि ज्वाइनिंग का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बात कह रहा हूँ। लेकिन ये कह देना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, इसके बाद किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, बस मुझे ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, बाकी लोग गए भाड़ में, तो इस तरह की सोच से थोड़ा सा ऊपर उठिए। इस तरह की बिल्कुल बहुत घटिया मानसिकता से थोड़ा सा आप ऊपर उठिए। हम लोग स्टे नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझिए। कोई भी स्टे नहीं ले रहा है। स्टे क्यों ले? स्टे लेने का मतलब आप समझिए, कम से कम 2 से 3 साल तक भर्ती का रुकना। तो इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होगा जो स्टे लेगा। हाँ, मैंने कहा जरूर था इन कारणों से भर्ती रुक सकती है, कहा था, ये नहीं कहा था कि स्टे ले रहा हूँ। मैं स्टे नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर की थी कि मैं स्टे नहीं ले रहा हूँ, और अभी भी मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। जो लोग गलत बातें फैला रहे हैं उनकी बातों में ना आए। स्टे नहीं ले रहे हैं। 103 पद जो होल्ड किए गए हैं क्षैतिज आरक्षण के, उनको जरूर खुलवाएंगे। उन पर नियुक्ति हर हाल में होगी, ये इस चीज़ को समझ लीजिए। उत्तराखंड में बहुत सारे, हरि भाई से भी मेरी बात हुई। हरि भाई ने कहा कि मैं रिजल्ट आने से पहले ही 103 पदों के लिए चिकित्सा चयन बोर्ड चला गया। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि आपको कैसे पता चला कि 103 पदों पर रोक लगने वाली है, वो भी रिजल्ट आने से पहले। तो ये बड़ा अजीब सी बात उन्होंने की थी कि जिस लड़ाई को तू आज लड़ रहा है, मैं पहले ही चला गया चिकित्सा चयन बोर्ड में, और इस बारे में मेरी बहुत बात हुई, और चिकित्सा चयन बोर्ड ने सही रोक रखी है, ये गलत नहीं है। तो साथियों, आप एक चीज़ बताइए, कोई भी भर्ती होती है, उस पर एक ही तो नियमावली काम करेगी, 2 अलग अलग नियमावली तो काम नहीं करेगी ना। हमारी भर्ती है, इस भर्ती में एक तरफ आधे पदों पर एग्जाम और आधे पदों पर सीनियरिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से जो क्षैतिज आरक्षण के पद हैं, उन क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कुछ लोगों को आप नियुक्ति दे रहे हैं 16 फरवरी 2022 की एक शासनादेश का हवाला देते हुए। इस चीज़ को आप ठीक से समझिए। पॉइंट नंबर 5 में आप जाएंगे, पेज नंबर 2 में जो हमारा सिलेक्शन लिस्ट आई है, उसमें पेज नंबर 2 में सबसे ऊपर हेडिंग है समायोजित किए गए पदों का विवरण, पॉइंट नंबर 5। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 16 फरवरी 2023 के एक शासनादेश का हवाला देते हुए चिकित्सा चयन बोर्ड ने यह कहा है कि इन पदों पर कैंडिडेट ना मिलने के कारण इन पदों को उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को ये पद दिए जा रहे हैं, मतलब समायोजित किए जा रहे हैं। चीज क्लियर है कि कैंडिडेट ना मिलने के कारण 16 फरवरी 2022 के शासनादेश के अकॉर्डिंग इन पदों को उसी कैटेगरी में नॉर्मल पदों में समायोजित किया जा रहा है। चलिए, समझ में आता है, और सही भी है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण में जो कैटेगरी, जो आपका उपश्रेणी का जो आरक्षण है, जो उपश्रेणी है, अगर वहां पर कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को दे दिया जाता है। एससी की सीट एससी को, एसटी की एसटी को, ओबीसी की ओबीसी को, सामान्य की सामान्य को, और ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस को। अगर वहां पर विकलांग, दिव्यांग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित या अनाथ बच्चे, इनमें से कोई भी कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है तो वो उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को दे दिए जाते हैं वो पद।
उसका बैकलॉग नहीं बनता है। लेकिन उसी पेज नंबर 2 में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर 7 में आप जाकर देखिए, उसमें लिखा हुआ है अग्रहित किए गए पदों का विवरण। मतलब अब यहां पर थोड़ा समझने की बात है कि अग्रहित किए गए पदों का विवरण आखिर क्या है। तो साथियों, ये चिकित्सा चयन बोर्ड ने फिर से एक शासनादेश का हवाला दिया है इसमें, जो 13 अप्रैल 2023 को बना है। मतलब हमारी विज्ञप्ति आने के बाद, हमारी विज्ञप्ति आई है 3 जनवरी 2023 को, संशोधित विज्ञप्ति आई है 11 जनवरी 2023 को, और शासनादेश बना है 13 अप्रैल 2023 को। लगभग 4 महीने बाद, 4 महीने बाद एक शासनादेश बनता है। उस शासनादेश का हवाला देकर चिकित्सा चयन बोर्ड ये कह रहा है कि विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के कैंडिडेट यहां पर ना मिलने के कारण इन पदों को बैकलॉग बनाया जाता है, अग्रहित किया जाता है, मतलब कि आगे के लिए होल्ड कर दिया जाता है। लगभग 103 पद हैं। ऐसे कैसे आप होल्ड कर सकते हैं? इसी विज्ञप्ति में, इसी भर्ती में आप 16 फरवरी 2023 के शासनादेश का हवाला देते हुए अनाथ बच्चे न मिलने के कारण उन पदों को समायोजित कर रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण के ही तो है वो पद। और इसी भर्ती प्रक्रिया में आप विकलांग बच्चे ना मिलने के कारण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित ना मिलने के कारण और भूतपूर्व सैनिक ना मिलने के कारण इन पदों को आप क्या कह रहे हैं, 13 अप्रैल 2023 के शासनादेश का हवाला देते हुए इन पदों को बैकलॉग बनाया जाता है। क्या पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, क्या पॉसिबल है? एक भर्ती में 2 अलग अलग नियमावली काम कर सकती है? अगर ऐसा था, अगर ऐसा है, तो फिर इसमें आधे पदों पर आप एग्जाम करवा देते, आधे में सीनियरिटी लगवा देते। क्यों नहीं किया? एक भर्ती में 2 अलग अलग नियमावली नहीं लगती है। इस चीज को हमको समझना होगा। दूसरा, इससे भी बड़ा पॉइंट है, कोई भी जियो जब बनता है, कोई भी शासनादेश जब बनता है, वो कब के लिए बनता है? वो भविष्य के लिए बनता है। भविष्य में जो भी भर्ती आएगी उस पर लागू होगा, जो भी कंडीशन आएगी उस पर लागू होगा। भूतकाल में लागू नहीं होगा, पास्ट में लागू नहीं होगा। तो चीज़ों को थोड़ा समझिए। अगर इन 103 पदों के लिए मैं कोर्ट गया हूं, कोर्ट की शरण में गया हूं, तो क्या गलत गया हूं? बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि बबलू 103 पदों के लिए कोर्ट गया है, बबलू स्टे ले रहा है। किसने कहा स्टे ले रहा है? मैंने तो नहीं भर्ती रोकी, मैंने तो भर्ती नहीं रोकी ना। मैं लगातार भर्ती के लिए ही काम कर रहा हूं। आज भी मेरा सिलेक्शन होना ना होना सेकेंडरी मैटर है। मुझे इतना दुख नहीं है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन ये कह देना कि बबलू स्टे ले रहा है और लोगों में ये बात फैला देना कि बबलू तो स्टे ले रहा है, चीजों को समझिए। हवा में बात करने से थोड़ी ना होता है। मेरे वकील से बात कीजिए, गणेश कांडपाल जी मेरे वकील हैं। अगर किसी के पास नंबर है ठीक है, नहीं है मुझसे लीजिए और उनसे पता कीजिए कि मैं स्टे ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, वो आपको बताएंगे। लेकिन झूठी बातें आप ना मत फैलाइए। झूठी बातें फैलाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, लोगों में गलत मैसेज जाएगा। इस चीज को आप समझिए। सबसे बड़ी बात, मैं स्टे नहीं ले रहा हूं। 103 पदों की लड़ाई है और 103 पदों की लड़ाई अगर कोर्ट में चल रही है तो 103 पदों की लड़ाई से ये जो चयन प्रक्रिया की जो लिस्ट आई है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से अदर स्टेट के कैंडिडेट का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस तरीके से ओवरेज का मामला कोर्ट में चल रहा है, इस भर्ती प्रक्रिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। सिलेक्शन लिस्ट आई ना। इसी तरीके से मेरे उस केस से भी इस सिलेक्शन लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूं जिससे कि ये भर्ती प्रक्रिया रुके। मैं इस चीज़ का आप लोगों को यकीन दिला रहा हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूं जिससे इस भर्ती प्रक्रिया में रोक लगे, स्टे लगे या फिर ये डिले हो। मैं सिर्फ वो लड़ाई लड़ रहा हूं जो हक की लड़ाई है। सही को सही और गलत को गलत बोलना आना चाहिए। सिर्फ मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद बाकी लोग भाड़ में गए, ये सोचना गलत है। जिनका सिलेक्शन रुका है कहीं ना कहीं उनको भी तो भाई बुरा लग रहा है। 103 लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 103 परिवार समझिए आप, अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जेब से ना उनको सैलरी मिलनी है, ना आपकी जेब से कोई पैसा जा रहा है। तो इस तरह की गलत बातें मेरे खिलाफ जो फैलाई जा रही है उसको ना फैलाया जाए।
मैं स्टे नहीं ले रहा हूँ, ये गलत चीज़ें फैलाई जा रही है। जो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, खैर ये भी हो सकता है कि ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं पसंद हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी एक्टिविटीज़ नहीं पसंद है, वो अलग चीज़ है, वो मेरे बारे में गलत सलत कह सकते हैं, लेकिन कायदे वाली बात कह रहा हूँ, मैं इस भर्ती प्रक्रिया में स्टे नहीं ले रहा हूँ। स्टे का मतलब शायद आप उतना नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूँ। कम से कम 2 से 3 साल तक भर्ती प्रक्रिया रुक जाना। तो इतना मूर्ख मैं भी नहीं हूँ, इतने साल झक मारने के बाद आज स्टे ले लूँ। इस चीज़ को आपको भी समझना होगा और हमको भी समझना होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है मुझे खुशी है और उनको जल्द ही ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग क्यों रुकी है? मैंने नहीं रोकी है। आपको अगर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, आप हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनसे पता कीजिए कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है। उनके पास इसका वाजिब कारण है और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। डीजी हेल्थ, पूरे प्रदेश में आज के लिए मामला गरमाया हुआ है कि ज्वाइनिंग क्यों रुकी हुई है। मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि क्या कारण है जिस वजह से ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद करता हूं कि आप गलत मैसेज इधर उधर नहीं फॉरवर्ड करेंगे, गलत बातें नहीं फैलाएंगे। मैं स्टे नहीं ले रहा हूं, मतलब नहीं ले रहा हूं। मैं 103 पदों की लड़ाई लड़ रहा हूं और वो मैं लड़ूंगा और उससे इस भर्ती प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।